गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे हमने डाइजेशन वाला टॉपिक करना है, डाइजेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट मॉलिक्यूल को लेना है। ठीक है। अब बच्चे आपको पता है बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो और फैट हो, इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो यही जो हमने खाना खाया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनको किस तरह से डाइजेस्ट करना है, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ किस चीज़ की डाइजेशन होती है, ये हमने इस टॉपिक में देखना है। अब बच्चे एलिमेंट्री कैनाल तो अब आपको क्लियर है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया जो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनल अपर्चर तक रन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब सबसे पहले बच्चे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन की। कार्बोहाइड्रेट चाहे हमने चावल खाएं, चाहे हमने चपाती खाई है, चाहे हमने मक्की की रोटी खाई है, उसमें कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब मेनी सेक्राइड, मेनी शुगर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक अलग से करवाया हुआ है। अभी ये याद रखो कि पॉलीसेक्राइड हमने कंज्यूम किया, हमने पॉलीसेक्राइड को जब लिया वो उसकी पहले ब्रेकडाउन होगी हमारी बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में पहले सिंपली याद करो, हमने पॉलीसेक्राइड को कंज्यूम किया। बक्कल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है या टाइलिन इसको बोलते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और जो क्या कराता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराता है। अब 100% डाइजेशन तो करवाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है हमारी बक्कल कैविटी, हमारी मुंह के अंदर। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट चले जाएंगे किसमें, स्टोमक में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएंगे किसमें, स्टोमक में जाएंगे। स्टोमक में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाए। ठीक है, अब स्टोमक में कोई एंजाइम नहीं है, सिर्फ HCl होता है जो टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज को क्या कराता है, डीएक्टिव कराता है, उसकी एक्टिविटी को रोक लेता है। अब जो हमने खाना खाया, पॉलीसेक्राइड स्टार्च खाया था, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ने उसको ब्रेक किया है माल्टोज, आइसोमाल्टोज, सुक्रोज या फिर डेक्स्ट्रिन में। अभी ये हमारे पास क्या है बच्चे, डाइसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड कंज्यूम किया था ना, पॉलीसेक्राइड से ये बने हैं डाइसेक्राइड। ये भी अभी हमारी एलिमेंट्री कैनाल से अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इनको फर्दर ब्रेकडाउन की जरूरत होती है। ठीक है, तो स्टोमक में खाना पहुंच गया लेकिन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आए हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बच्चे सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूसेस जो हैं, ड्यूडेनम में पेनक्रियाज ओपन होता है, ये तो आपको डायग्राम से पता है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ड्यूडेनम में पेनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ जिसमें था अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराएगा। ठीक है, ये भी क्या करा रहा है, पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करा रहा है। डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हुए, अभी भी मोनोसेक्राइड में नहीं गए। मोनोसेक्राइड वाले जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ये अभी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। उसके बाद आ जाता है इंटेस्टाइनल जूसेस। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कराते हैं। जैसे कि माल्टोज हमारे पास डाइसेक्राइड है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज है, जो माल्टेज क्या करेगा, इस पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करा देगा। अब जब ये ग्लूकोज बनना है, ये हमारी बॉडी में आराम से एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, उसी तरह आइसोमाल्टोज, लैक्टेज और सुक्रोज के लिए अलग अलग से एंजाइम हैं। आइसोमाल्टोज पे आइसोमाल्टेज एक्ट करेगा, लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करेगा, सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करेगा, और इस तरह से इनकी ब्रेकडाउन होगी मोनोसेक्राइड्स में, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम नेक्स्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें बच्चे, प्रोटीन का पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। प्रोटीन्स बच्चे क्या होते हैं, सबसे बेसिक यूनिट प्रोटीन का क्या होता है, अमाइनो एसिड। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, मतलब मान लो ये एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी इस तरह से, ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब इसी तरह से लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन मिल के कंबाइन होकर एक प्रोटीन बनाती हैं, जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटीन होते हैं। अब इसकी हमने डाइजेशन की बात करनी है। अब जो सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपको पता ही है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड से मिलके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। अब प्रोटीन की बात करें, बक्कल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं। प्रोटीन जैसे हमने कंज्यूम की, बक्कल कैविटी में उसकी बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होगी। स्टोमक में जब प्रोटीन गई तो स्टोमक में कुछ एक एंजाइम्स हैं जो क्या कराते हैं, प्रोटीन की थोड़ी बहुत डाइजेशन कराते हैं। जैसे कि इनएक्टिव, स्टोमक में हमेशा एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन है। ठीक है, पेप्सिनोजन पे HCl का एक्ट हुआ तो पेप्सिन बन गया। अब पेप्सिन जो एंजाइम एक्टिव हुआ है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा, प्रोटीएज में कन्वर्ट कराएगा। फिर प्रोरेनिन भी हमारे पास एक क्या है, इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम है। HCl ने इसको रेनिन में कन्वर्ट कराया। अब रेनिन सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन की ब्रेकडाउन कराता है। जैसे कैजिन है, इसको पैराकैजिन में कन्वर्ट कराएगा। पैराकैजिन फर्दर ब्रेक होकर कैल्शियम कैजिनेट अलग बना देगी और पेप्रोन जो है अलग बना देगी। तो इस तरह से ये एक्शन कहाँ पे हो रहा है, स्टोमक में हो रहा है। अब प्रोटीन आई है हमारे पास इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस भी है और इंटेस्टाइनल जूस भी है। इंटेस्टाइन में जब पेनक्रियाटिक जूस आया, जिसने क्या किया, डाई पेप्टाइड को पेप्टाइड में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि अमाइनो एसिड से मिलकर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। जैसे कि ये अमाइनो एसिड्स थे, इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन थी। अब ये ब्रेक करके ना ये इस तरह से डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करा रहा है। ठीक है,
कौन सा, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कन्वर्ट करा रहा है डाइपेप्टाइड को पेप्टाइड में, अमाइनो एसिड अलग करने की कोशिश कर रहा है। अब इंटेस्टाइनल जूसेस की बात करें बच्चे, हमारे इंटेस्टाइन में पर्टिकुलरली अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है जो डाइपेप्टाइड और पेप्टाइड को ब्रेक करा के फाइनल अमाइनो एसिड में बनाता है। उसी तरह पेप्टोन को भी ब्रेक करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कराता है। डाइपेप्टाइडेज पेप्टाइडेज एंजाइम है या डाइपेप्टाइडेज एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं, प्रोटीन को, कम्प्लेक्स प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गई प्रोटीन डाइजेशन। अब हम बात करेंगे फैट डाइजेशन। फैट में क्या क्या होता है, ऑयल और घी जो हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। बक्कल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होगी, स्टोमक में कोई डाइजेशन नहीं होगी फैट की सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में बाइल जूस जो है वो क्या कराता है, फैट की डाइजेशन करवाता है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें पेनक्रियाटिक जूस भी फैट में थोड़ी बहुत डाइजेशन में रोल प्ले करता है। पेनक्रियाटिक जूस के अलावा जो लीवर से रिलीज होता है ना बाइल जूस फैट को पर्टिकुलरली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कराता है। ठीक है, तो मतलब फैट की डाइजेशन में पर्टिकुलरली या तो बाइल जूस रोल प्ले करता है या हमारे पास रोल प्ले करता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड जिसमें हमारे पास क्या आता है, डीएनए भी आता है और आरएनए भी आता है। डीएनए को डाइजेस्ट या ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलरली एंजाइम होते हैं डीएनएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम होते हैं। अब ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है ये मैं आपको डीएनए और आरएनए के डिफरेंस में बताती हूँ। डीएनए और आरएनए मैंने आपको अलग से करवाया हुआ है लेकिन आप लोग भूल गए हो। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की हो जाती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीएनए में होता क्या क्या है बच्चे, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है, फॉस्फेट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन एंड pyrimidine में आ जाएंगे। प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनिन आता है, pyrimidine में साइटोसिन एंड थाइमिडीन आता है। अब जो डीएनए बना हुआ है, ठीक है, इस डीएनए पे एक्ट करेगा डीएनएज। ठीक है, डीएनएज एंजाइम जब एक्ट करेगा डीएनए पे, डीएनए इस तरह से एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसकी ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास शुगर अलग हो जाएगी, हमारे पास फॉस्फेट अलग हो जाएगा और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये अलग हो जाएंगे डीएनए की ब्रेकडाउन के बाद। उसके बाद अगर आरएनए की बात करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए में दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। इसमें शुगर होती है डीऑक्सी राइबोज, इसमें शुगर होगी राइबोज। मेजर डिफरेंस एक। दूसरा डिफरेंस क्या है, आरएनए में प्यूरिमिडीन जो है थाइमिडीन की जगह, थाइमीन या थाइमिडीन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, बाकी एडेनिन एज इट इज होगा, गुआनिन एज इट इज होगा, साइटोसिन एज इट इज होगा। थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल, किसमें, आरएनए में। ठीक है, तो ये डीएनए और आरएनए का कंसेप्ट जो मैंने पहले भी बताया हुआ, आपको भूल गया था। अब आते हैं बच्चे पीएच के कंसेप्ट पे। पीएच का आपको थोड़ा कंफ्यूजन थी बच्चे। पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच की ये वैल्यूज होती हैं। 7 जो है इसको न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है, 7 से बिलो एसिड्स होते हैं, 7 से अबव बेस होते हैं। ठीक है, अब बच्चे बात करें कि हमारी बक्कल कैविटी में होता है पीएच 7 पॉइंट समथिंग, मतलब न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है। हमारे स्टोमक में एसिड आ जाता है, ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन में एल्कलाइन ये वाला या साल्टी वाला नेचर आ जाता है, पीएच ये रहती है। ठीक है, बक्कल कैविटी, स्टोमक और इंटेस्टाइन। अब बात आती है कि एसिड और बेस का क्या मतलब है। आपने अगर हम बात करें वाटर की, या अपने सलाइवा जो हमारी बक्कल कैविटी में प्रोड्यूस होता है, क्या इनका कोई टेस्ट होता है? बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। टेस्ट लेस होते हैं जो न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम एसिड की बात करें, मैंने लिखा है सोर इन टेस्ट। आपने नींबू खाया है, ठीक है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जिसकी वजह से वो खट्टे होते हैं। एप्पल जो ग्रीन कलर के खट्टे होते हैं उनमें मैलिक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड का मोस्टली टेस्ट क्या होता है, सोर, खट्टे टाइप के होते हैं। जो बेस हैं इनका टेस्ट साल्टी होता है। ठीक है, नमक जैसे होते हैं ना, अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो बच्चे ये पीएच का कंसेप्ट था। 7 पे न्यूट्रल, 7 से बिलो एसिडिक, 7 से अबव बेसिक। हमारे स्टोमक में हमेशा जो है पीएच एसिडिक रहता है और इंटेस्टाइन में अल्कलाइन रहता है। ठीक है, अब आप देख लेना, अगर कोई डाइजेशन में कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता देना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी।